हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं पर्सनैलिटी के बारे में। तो इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो पहले ही बना दी है जिसमें हमने पर्सनैलिटी की डेफिनेशंस एंड इसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो इससे अफेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ लिया है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट पर्सनैलिटी के अंदर इसके टाइप्स की एंड कुछ एक जो टेस्ट होते हैं हमारी पर्सनैलिटी को फाइंड आउट करने के लिए उनकी भी हम बात करेंगे और कुछ एक थ्योरीज की हम आज बात करेंगे। तो अगर हम स्टार्ट करें पर्सनैलिटी से, तो पर्सनैलिटी जैसे कि आपको मैंने कल भी बताया था, एक लैटिन वर्ड है पर्सोना से ये ड्राइव हुआ है जिसका मतलब होता है मास्क। तो पर्सनैलिटी क्या हो जाता है? पर्सनैलिटी इज सम टोटल ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, टेम्परामेंटल एंड मेकअप ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये एक तरह का क्या होता है? एक तरह का टेम्परामेंटल या इमोशनल, मेंटल या फिजिकली जिस तरह से हम कुछ एक मेकओवर करते हैं, हम दिखाते हैं या दर्शाते हैं कि जो एक इंडिविजुअल्स है वो कैसा है, या जिस तरह से हम उस इंडिविजुअल्स को देख रहे हैं उसे ही क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी कहते हैं। या कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर को भी हम क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी कहते हैं। तो फिर अब हम बात करेंगे कुछ एक पर्सनैलिटी के टाइप्स की। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट, जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट है वो क्या मानते हैं कि पर्सनैलिटी के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो वो मानते हैं कि 3 तरह के इंसान होते हैं जो कि हमारे पास प्रेजेंट होते हैं सोसाइटी के अंदर। तो मैन ऑफ फीलिंग, मैन ऑफ एक्शन एंड मैन ऑफ थॉट। तो इस तरह की जो पर्सनैलिटी रखते हैं वो हमारे मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट के द्वारा माना जाता है। फर्स्ट वन अगर हम बात करें मैन ऑफ फीलिंग का मतलब क्या होता है? इन दिस टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी ह्यूमन बींग्स कीप डिसीजन टू हिज हार्ट एंड इमोशन, इट इज़ आल्सो डिपेंड ऑफ फीलिंग। यानी कि क्या करते हैं यहाँ पर? दिल से सोचते हैं। ऐसे पर्सन होते हैं जो क्या करते हैं, जो भी डिसीज़न लेंगे वो क्या करेंगे, हमेशा ही अपने इमोशन में आकर लेंगे। यानी कि वो अपने दिल से पूछेंगे, या हम बोलते हैं कि जो इंसान अपने मन से कई बार डिसीज़न ले लेता है या कई बार इमोशन में या संवेग में आकर जब डिसीज़न ले लेता है तो उसे ही मैन ऑफ फीलिंग कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैन ऑफ एक्शन, तो मैन ऑफ एक्शन क्या हो जाता है? इन दिस टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी ह्यूमन बींग्स आर सोशल एक्टिव, पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटी लाइक एवरीथिंग, एवरीबडी लाइक अ कल्चर, स्पीच एंड रिलीजियस एक्सेट्रा। तो मैन ऑफ एक्शंस क्या हो सकता है? ऐसा व्यक्ति या ऐसी पर्सनैलिटी वाला ह्यूमन बीइंग जो सोशल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करता हो। मैक्सिमम सभी ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने कल्चरल प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कई बार आपने किसी को स्पीच देते हुए सुना होगा, या कई बहुत ज़्यादा धार्मिक कामों की ओर जाते हैं तो इस तरह के संघ को चलाते हैं, या एनजीओ वगैरह में जो काम करते हैं। और मैन ऑफ एक्शंस में और क्या हो सकता है हमारा इसके अंदर? इस तरह के ही लोग आ सकते हैं जो जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, तो वो मैन ऑफ एक्शन हो जाएगा। तो किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि क्या इसके नोट्स आपको हिंदी में भी मिल सकते हैं? तो हिंदी में जहाँ तक मेरा मानना है, साइकोलॉजी अगर आप ऐसे ही इंग्लिश में ही देखो और उसके बाद जो मैं कुछ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप उसको भी अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं, तो उससे भी आपका जो है ये सिलेबस कवर हो सकता है। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं साथ ही साथ में इसको आपको हिंदी में भी प्रोवाइड करूँ। देखते हैं अब क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैन ऑफ थॉट, तो मैन ऑफ थॉट में क्या आ जाते हैं? सोच विचार करने के बाद फैसला लेने वाले व्यक्ति। ठीक है, हर एक चीज़ को देखेगा कि इसके क्या कॉज है, क्या बेनिफिट्स है, तो इसको मैन ऑफ थॉट कहा जाता है। बोथ थिंग्स एनालिसिस एंड देन डिसाइड व्हाट कैन डू एंड व्हाट कांट डू। तो इसमें क्या करता है, जो भी इंसान है जब भी वो कोई एक्शन लेगा या जब भी वो कुछ काम करेगा तो वो उसको एक एनालाइज करेगा, उन चीज़ों के कितने ड्रॉबैक है या इसके कितने बेनिफिट है, यानी कि इसके क्या लाभ है, क्या हानियाँ हैं, ये सब चीज़ें देखते हुए वो क्या करेगा? डिसीज़न लेगा। तो ये आ जाता है मैन ऑफ थॉट। तो कुछ एक जो हमारे टाइप ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट है वो कौन कौन से हैं? मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ फीलिंग एंड मैन ऑफ थॉट। तो आप यहाँ से इसको अपने नोटबुक पर भी लिख सकते हैं, या मैं आपको इसको पीडीएफ में भी प्रोवाइड करवाती हूँ। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी आपको इससे रिगार्डिंग जितने नोट्स हैं वो मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, कि बिहेवियर के बेसिस पर पर्सनैलिटी के क्या क्या टाइप हो सकते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? तो नेक्स्ट वन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, जो कि इसको हम और क्या कह सकते हैं? जंक क्लासिफिकेशन भी इसको कह सकते हैं। तो कौन सी क्लासिफिकेशन इसको बोलेंगे? जंक्स
क्लासिफिकेशन। तो इनके अकॉर्डिंग भी क्या किया गया था, बिहेवियर को 3 टर्म में डिवाइड किया गया था। जो हमारे नॉर्मल, जो हम बेसिक बिहेवियर की बात करते हैं, वो भी हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। इसमें 3 तरह के पर्सनैलिटी आ जाती है, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट। तो ये तीनों टर्म ही हमें डिफाइन कर देते हैं। एक्सट्रोवर्ड्स का मतलब होता है कि जो इंटरेस्टेड होता है आउटर वर्ल्ड में, यानी कि बाहरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, सबके साथ घुलेगा मिलेगा, अपने एनवायरनमेंट में इजीली एडजस्ट होगा, फ्रेंडली नेचर होगा, एक्सट्रीमली सोशल होगा। जितने भी हमारे नेताज होते हैं, जैसे पॉलिटिशियंस हो गए, हमारे सोशल वर्कर हो गए, ये सारे हमारे एक्सट्रोवर्ड्स के अंदर ही आ जाते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं इसमें क्या लिखा है। द एक्सट्रोवर्ड्स आर इंटरेस्टेड इन द आउटसाइड वर्ल्ड, दे आर ऑप्टिमिस्टिक, दे हैव द एबिलिटी एंड द कैपेसिटी टू एडजस्ट टू द एनवायरमेंट, मेक फ्रेंडली इजीली एंड आर एक्सट्रीमली सोशल। द पॉलिटिशियन, द सोशल वर्कर बिलोंग्स टू दिस क्लास। तो ये क्या है, एक्सट्रोवर्ट कैसे लोग होते हैं, जो इंटरेस्टेड कहाँ रहते हैं, हमेशा वो कहाँ पे इंटरेस्ट होगा उनका, जितना भी आउटसाइड का वर्ड होगा उसमें इंटरेस्ट होगा, वो बहुत ज़्यादा आशावादी हो गए, ऑप्टिमिस्टिक हो गए, और उनके अंदर एक एबिलिटी और कैपेसिटी होगी कि वो इजीली एडजस्ट कर सकते हैं हर एक एनवायरनमेंट के अंदर, और बहुत ज़्यादा इजीली वो क्या करेंगे, फ्रेंड्स बना सकते हैं, और बहुत ज़्यादा ही सोशल होंगे, यानी कि सामाजिक होंगे। जितने भी हमारे पॉलिटिशियन आते हैं या सोशल समाज सुधारक जिनको हम बोलते हैं, वो सारे हमारे किसके अंदर आ जाते हैं, एक्सट्रोवर्ट के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोवर्ट्स। इंट्रोवर्ट्स के अंदर क्या आते हैं, इंट्रोवर्ट्स के अंदर हमारे कुछ एक पीपल आते हैं जो क्या करते हैं, जिनका शाय नेचर होता है, रिजर्व्ड होते हैं, अपने तक ही अपनी चीज़ें रखते हैं, जैसे पोइट हो गए, है ना, फिलोसफर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए। इस तरह के जो लोग हैं वो हमारे इंट्रोवर्ट्स के अंदर आ जाते हैं। इंट्रो का मतलब होता है अंदर, और वर्ड्स का मतलब यानी कि जो अपने तक सीमित रहते हैं या अपने आप में ही रहना जो ज़्यादा पसंद करते हैं, वो सारे क्या आ जाते हैं, इंट्रोवर्ट्स में आ जाते हैं। तो बात करते हैं इंट्रोवर्ट्स की। इंट्रोवर्ट्स पर्सन टेक लेस एंड आर रिजर्व्ड एंड शाय, दे लेक फ्लेक्सिबिलिटी एंड आर वॉरियर, दे लैक्स sociability and have few friends, they are not expressive of their feelings and are secretive of them, the poet, philosopher, scientist belong to the this category। तो इंट्रोवर्ट्स पर्सन कैसे होते हैं, जो क्या करते हैं, कम बात करते हैं ना, टॉक बहुत ज़्यादा कम करेंगे, रिजर्व नेचर होगा, शाय नेचर होगा, दे लेक फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि वो क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, यानी कि उनका बिहेवियर रिजिड होगा, यानी कि वो आसानी से किसी के साथ भी घुलेंगे मिलेंगे नहीं। और दे लैक सोशेबिलिटी एंड हैव फ्यू फ्रेंड्स, उनके बहुत कम ही फ्रेंड होंगे। दे आर नॉट एक्सप्रेसिव और दे फीलिंग्स एंड आर सिक्रेटिव ऑफ देम। अब वो क्या करेंगे, अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे, और अपनी फीलिंग्स को कैसे रखेंगे, सिक्रेटिव मैंने यानी कि छुपा कर रखेंगे। और वो बहुत ज़्यादा अच्छे थिंकर्स हो सकते हैं, ठीक है, कई बार वो बहुत अच्छा सोच सकते हैं, पर उसके बाद भी वो जो उनकी फीलिंग्स होगी उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, हमारे पोइट्स आ जाते हैं इसके अंदर, फिलोसफर्स आ जाते हैं, साइंटिस्ट आ जाते हैं। इनको आपने देखा होगा कि ये क्या करते हैं, अपने आप में ही रहते हैं, और जो इनकी फीलिंग्स होती है उनको ये पोइम्स के थ्रू ही समझाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट वन इज द एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट्स क्या होते हैं, एम्बीवर्ट्स आर अ पर्सन हु आर नाइदर कम्प्लीटली इंट्रोवर्ट नॉर कम्प्लीटली एक्सट्रोवर्ट पर्सन। तो ये कैसे होते हैं, जो दोनों के मिक्स हो गए, ना ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गए और ना ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो गए। मैं मोस्टली हम जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों तरह का नेचर रखते हैं, ना ही हम ज़्यादा ना ही हम ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं और ना ही इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट्स की जो क्वालिटीज़ है वो इनके अंदर होती है। सम पीपल आर ग्रेटर डिग्री बट इन सम केसेस आर बैलेंस्ड। कई बार क्या हो जाता है कि इन दोनों में क्या हो जाता है, बैलेंस बन जाता है, और कई बार पे क्या होता है कि कहीं कहीं पे हम एक्सट्रोवर्ट की तरह बिहेव करते हैं और कहीं कहीं पे हम इंट्रोवर्ट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, एम्बीवर्ट्स हो जाते हैं। तो इसके साथ साथ एक और थ्योरी आती है आपके पास, टाइप थ्योरी, मैं यही लिख देती हूँ। एक और थ्योरी आती है, वो कौन सी थ्योरी है, वो है आपकी टाइप थ्योरीज, ठीक है। टाइप थ्योरीज ये क्या है, इसका बेस क्या है, जो ये एक्सप्लेन करती है, इट एक्सप्लेन्ड पर्सनैलिटी, किस पे बेस करेगी, इसका बेस क्या होगा, इसका बेस होगा फिजिक यानी
कैसा दिख रहा है, शारीरिक संरचना क्या है, एंड टेम्परामेंट। और दूसरा क्या होगा, टेम्परामेंट। टेम्परामेंट के अंदर क्या आ जाता है, उसका मूड, टेंशन, एक्साइटमेंट, वो किस तरह से चीज़ों को देख रहा है, एक्साइटेड कितना होता है किसी चीज़ को लेके, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती है टाइप थ्योरी के अंदर। तो ये थी कुछ एक थ्योरीज। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, जो हमने एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट बोली, ये किसकी क्लासिफिकेशन है, जब की क्लासिफिकेशन है। तो इनकी क्लासिफिकेशन सोशियबिलिटी को लेकर थी कि सोसाइटी में जो एक इंडिविजुअल है वो किस तरह से बिहेव करता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं पर्सनैलिटी के टेस्ट के बारे में, कि ऐसे कौन कौन से स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है जिससे कि हम किसी इंडिविजुअल्स की जो आइडेंटिटी है या उसका जो एक ओरिजिनल व्यक्तित्व है या पर्सनैलिटी है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ एक हमारे पास टेस्टिस थे, तो उसकी ही हम अब बात करेंगे इसमें। फर्स्ट वन इज द रोचर इंक ब्लॉ टेस्ट। तो ये क्या था, दिस मेथड वाज गिवन बाय हरमन रोचर्स 1884 एंड 1922। तो ये मेथड किसने डेवलप किया था, हरमन रोचर ने। इट इज़ परसेप्शन बेस्ड। तो ये क्या था, परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है कि हम चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं। इसमें इन्होंने क्या किया था, 10 कार्ड पैटर्न्स लिए थे जिसमें कि 5 मल्टी कलर्ड थे और 5 ब्लैक कार्ड थे। तो इन कार्ड्स को जो लोग चूज करते थे तो उसी के बेस पर ही ये उनकी पर्सनैलिटी को फाइंड आउट करते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसको कि टैट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि साइकोलॉजी के अगर हम बात करें, जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं, टेट के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें भी डायरेक्ट इससे जो है क्वेश्चन बनता है। तो इसके ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सके बीएड के पोर्शन में भी। तो यहाँ से भी आपका 1 नंबर पक्का है, ठीक है। दिस मेथड गिवन बाय मॉर्गन एंड मूरे। तो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट किसने दिया था, तो ये मॉर्गन एंड म्यूरे ने दिया था 1935 में। तो ये भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि जो ये टेस्ट है वो किसके लिए है और ये टेस्ट किसने दिया है, ठीक है। जो मॉर्गन थे उन्होंने इस टेस्ट को प्लान किया था, और जो मूरे थे उन्होंने इस जो टेस्ट है उसको डेवलप किया था। यहाँ पर बेस्ड अपॉन इमेजिनेशन, इन्होंने इमेजिनेशन को ज़्यादा तवज्जो दिया था। अगर हम पहले वाले की बात करें तो उन्होंने परसेप्शन और इमेजिनेशन एक तरह की एक ही बात है। परसेप्शन में हम क्या करते हैं, चीज़ों को परसीव करते हैं, अपने दिमाग से चीज़ों को देखते हैं। तो हर इंसान अलग अलग तरीके से देख सकता है। बट इमेजिनेशन में क्या होता है, इमेजिनेशन में हम क्या कर सकते हैं, अपनी कल्पना को भी उसमें डाल सकते हैं। जो हम देख रहे हैं उसको हम कैसे देख रहे हैं, उसके साथ साथ हम कहाँ से कहाँ तक हमारी इमेजिनेशन जा सकती है, ये उस पर बेस्ड होता है। इस पे इन्होंने 30 कार्ड लिए थे, 10 फॉर मैन, 10 फॉर वुमन एंड 10 फॉर बोथ। तो जो ये आपका रोचर इंक ब्लॉ टेस्ट है, इसमें कितने कार्ड लिए थे, 10 कार्ड लिए थे, जिसमें कि 5 मल्टी कलर थे और 5 ब्लैक कार्ड थे। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, और यहाँ से भी ये बन सकता है कि इसमें कितने कार्ड्स को लिया गया था और वो कार्ड्स किस किस के लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसको कि कैट भी बोलते हैं, ठीक है। सेट भी आप कुछ भी बोल सकते हैं, सेट भी बोल सकते हैं। तो इसको डेवलप किसने किया था, डॉक्टर लियोपोल्ड बेलेक ने 1948 में। इट इंक्लूड 3 to 10 ईयर चाइल्ड। तो इसमें कितने बच्चों को इसने इंक्लूड किया था, 3 से 10 साल के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए इन्होंने स्पेशली ये जो टेस्ट है वो डिज़ाइन किया था। और इसमें भी 10 कार्ड थे जिसके अंदर एनिमल फिगर्स थी, और उन एनिमल फिगर्स को देखते हुए बच्चों को अपने कुछ एक व्यूज़ रखने थे, जिसके बेसिस पर उनकी पर्सनैलिटी को फाइंड आउट कर सकते थे। तो ये थे कुछ एक आपके इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो कि पर्सनैलिटी से डील करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पर्सनैलिटीज़ की थ्योरीज़ के बारे में। फर्स्ट जो हमारी थ्योरी पर्सनैलिटी से डील करती है वो है हमारी सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिटिकल थ्योरी। तो जो ये थ्योरी है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे भी आपका एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। दिस थ्योरी वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय सिगमंड फ्रॉइड, कंस्ट्रक्ट स्ट्रगलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसमें इन्होंने क्या बोला था कि कांस्टेंट जो स्ट्रगलिंग है ह्यूमन बींग्स की वो कैसे कर रहा है, वह अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है। उसके अंदर 2 तरह की इंस्टिंक्ट आती है, एक लाइफ इंस्टिंक्ट और एक डेथ इंस्टिंक्ट, यानी कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है लाइफ को लेकर और एक नेगेटिव
जो हमारा एटीट्यूड होता है हमारी लाइफ के प्रति वो आता है। तो इनकी जो थ्योरी थी वो इसी पर ही डिपेंड थी। तो इसका नाम साइको एनालिटिकल थ्योरी क्यों पड़ा? क्योंकि इन्होंने इसके बाद क्या किया, इसमें जो इन्होंने मेन बात की थी वो बात की थी इन्होंने कॉन्शियस लेवल की, ठीक है, कि ह्यूमन बींग्स के अंदर की जो एक कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सब कॉन्शियस लेयर है वो कैसे काम करती है, उसके अंदर किस तरह की चीज़ें रहती है, इस सारी चीज़ों की बात इन्होंने की थी। तो अगर हम इनकी बात करें तो इनकी थ्योरी के दो बेस थे। तो एक इनकी थ्योरी में जो मेन टर्म थी उसको लिबिडो कहा जाता था। लिबिडो क्या होती थी? लिबिडो एक तरह की फोर्स या एक तरह की एनर्जी होती थी जो कि रिलीज होती है हमारी बॉडी से, और इसी से ही क्या होता है, हमें प्लेजर मिलता है। तो हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम क्यों करते हैं? या तो हमें उससे कुछ सेटिस्फैक्शन मिलती है या प्लेजर मिलता है। तो इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि हम अपने प्लेजर के लिए जो काम करते हैं या जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को ही इन्होंने लिबिडो कहा था। और इन्होंने लिबिडो को दो टर्म में डिफाइन किया था, एक लाइफ इंस्टिंक्ट और दूसरी डेथ इंस्टिंक्ट। यानी कि सिंपल टर्म में अगर हम लिबिडो की बात करें तो लिबिडो में क्या आता था, एक लाइफ इंस्टिंक्ट आती थी और एक डेथ इंस्टिंक्ट आती थी। लाइफ इंस्टिंक्ट के अंदर क्या आता था, इरोज, इरोज और थैनिटोज, इन्होंने दो टर्म यहाँ पर बताई है। इरोज इन्होंने किसके लिए यूज किया? लिबिडो के, अगर हम लिबिडो की बात करें तो लिबिडो के अंदर क्या आता है, इरोज और थैनिटोज, ठीक है, थैनिटोज एंड इरोज। तो इरोज क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड द लाइफ, यानी कि लाइफ इंस्टिंक्ट है। और जो हमारा थैनिटोज है वो क्या है? नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड द लाइफ, डेथ इंस्टिंक्ट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम हमेशा मोटिवेट रहते हैं, जैसे अभी एग्जाम है तो हम क्या कर रहे हैं, एकदम फुल मोटिवेशन के साथ चीज़ों को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमारे अंदर क्या है, एक फुल कॉन्फिडेंस लेवल है। बट हम कई बार क्या हो जाते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं तब हम डीमोटिवेट भी हो जाते हैं कि इस तरह के जो एग्ज़ाम है, इतनी ही सीट्स है तो हम कैसे कम्पीट करेंगे, इसके साथ साथ इतना वास्ट जो है सिलेबस है उसको कैसे कवर करेंगे। तो इस तरह के कुछ एक नेगेटिव थॉट्स भी साथ में आते रहते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा थैनिटोज हो जाता है। फिर इन्होंने बात की थी थ्री बेसिस लेयर ऑफ माइंड, माइंड की तीन लेयर की इन्होंने यहाँ पर बात की थी, जिसको कि इन्होंने कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल में डिफाइन किया था। अगर हम बात करें कॉन्शियस लेवल की तो दिस इज द अपर लेयर ऑफ माइंड, इट इज रिलेटेड टू इमीडिएट अवेयरनेस वेयर वी बिहेव नोइंगली। तो ये क्या होती है, हमारे माइंड की सबसे ऊपरी जो सतह है उसको ही हम क्या कहते हैं, कॉन्शियस लेवल कहते हैं। तो ये कहाँ किस चीज़ से रिलेट करती है कि इमीडिएट अवेयरनेस वेयर वी बिहेव नोइंगली, यहाँ पर हम क्या करते हैं, फुल हम क्या होते हैं, अवेयर होते हैं किसी चीज़ को लेकर, और उसी अवेयरनेस में हम क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, जैसे कि हम एकदम पूरे अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड में चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी पोजीशन की तो ये 1/10 पोजीशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर दैट ही डज इवन 9/10 पोजीशन लाइज इन सेमी कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस लेयर ऑफ द माइंड। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, तो यहाँ पर ये बात लागू हो जाती है कि जो हमारा 9/10 पोजीशन है वो हमेशा ही सेमी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेयर में रहती है। सिर्फ हम 1% ही अवेयर होते हैं किसी चीज़ को लेकर एक टाइम पे। तो ये इन्होंने कहा था। सेकंड वन इज द सेमी कॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस इन्होंने सेकंड लेयर ऑफ माइंड कही है। सेकंड लेयर ऑफ माइंड यानी कि दूसरी सतह दिमाग की, इट कलेक्ट्स मेमोरी एंड इंफॉर्मेशन लाइक डेटा, फैक्ट्स, नेम, लॉजिक्स। तो ये क्या करती है, कलेक्ट्स करती है मेमोरी को और इंफॉर्मेशंस को। कैसे इंफॉर्मेशन और कैसी मेमोरीज को, तो डेटा को, फैक्ट्स को, नेम्स को एंड लॉजिक्स को, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है वो हमारी सेमी कॉन्शियस माइंड में रहती है। इट वर्क्स लाइक्स ऑफ ब्रिज बिटवीन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस लेयर ऑफ माइंड। तो ये एक तरह के ब्रिज का काम करती है जो कि अनकॉन्शियस और कॉन्शियस को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा अनकॉन्शियस। इन दिस लेयर मेमोरीज आर इन स्प्रेस्ड पोजीशन। तो ये जो हमारा अनकॉन्शियस लेवल होता है या अनकॉन्शियस सतह हमारी मेमोरी की होती है, यहाँ पर क्या होती है कि जो हमारी जितनी भी आदतें होती है या हमारी जितनी भी डाटा होता है, फैक्ट्स होता है, लॉजिक होता है, मेमोरीज होती है, ये सारी ही स्प्रेस्ड पोजीशन में रहती है, यानी कि दबी हुई पोजीशन में रहती है। इन दिस लेयर थ्रू थॉट्स एंड डिज़ायर आर टोटली डोमिनेंट एंड स्प्रेस्ड। यहाँ पर क्या होता है, हमारे अंदर के जो डिज़ायर है,
है ना। और हमारे अंदर की जितने भी ज़्यादा डिज़ायर्स हो गए, हमारे थॉट्स हो गए, हमारे इस लेयर में हमेशा क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट रहेंगे। यानी कि डोमिनेंट का मतलब है कि हमेशा ही क्या होगे, अपने आप को शो करेंगे कि हम ही है जो भी है यहाँ पर, ठीक है। बट इसके साथ साथ क्या होगे, स्प्रेस रहेंगे, यानी कि अंदर दबे हुए रहेंगे। These suppressed desire thought try to comes to layer of a conscious mind। तो इस यहाँ पर जो हमारे थॉट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा इस एक्सप्रेशन को हटाकर हमारे रियल लाइफ में आने की कोशिश करते हैं, तो वो नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो डिज़ायर जो है हमारे, वो जो हम ड्रीम्स लेते हैं सोते बाद, जो हमें सपने आते हैं, उसके थ्रू क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि कॉन्शियस माइंड में उनका आना, सोचते हैं कि हमने कॉन्शियस माइंड पर जाना है, बट वो आ नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाते हैं कि इसको स्प्रेस कर देता है अनकॉन्शियस माइंड। तो ये कैसे बाहर निकलेंगे, तो ये कैसे निकलते हैं, अनकॉन्शियस डिज़ायर रिफ्लेक्ट थ्रू ड्रीम्स और अनकॉन्शियस डिज़ायर रिफ्लेक्ट्स टू ड्रीम्स। तो इससे क्या हो जाता है कि ऐसे हमारे थॉट्स जो होते हैं, या इस तरह की जो हमारे डिज़ायर्स होते हैं, वो हमें सपनों के रूप में रात में दिखाई देते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारे ये सपनों के रूप में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको एक आइसबर्ग की तरह इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, जैसे कि अपर लेयर, कॉन्शियस लेवल, सेमी कॉन्शियस लेवल एंड द डार्क, और सबसे डार्क क्या है, ये है हमारा अनकॉन्शियस लेवल। तो ये कितना है, ये है हमारा ओनली 1/10 पोजीशन पे, और ये जो दोनों है ये कितने पे है, 9/10 पोजीशन पे। तो हमने क्या बात की थी, सेमी कॉन्शियस में क्या होंगे, हमारे कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, स्टोर्ड नॉलेज होगी, डाटा होगा, फैक्ट्स होगा, ये सारे हमारे सेमी कॉन्शियस पे हो गए। यहाँ पर क्या होगी, अवेयरनेस की, अभी हम क्या कर रहे हैं उसकी अवेयरनेस, ठीक है। अनकॉन्शियस में क्या होगा, इसके अंदर हमारे अनएक्सपेक्टेबल सेक्सुअल डिज़ायर्स हो सकते हैं, वायलेंट मूव्स हमारे हो सकते हैं, या शेमफुल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, ठीक है, इमोरलिटी हो सकती है, सेल्फिश नीड्स हो सकती है। तो इस तरह की जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो हम शो नहीं कर पा रहे हैं बाहर कहीं पर, तो वो हमारी कहाँ आ जाती है, अनकॉन्शियस लेयर में आ जाती है। और अनकॉन्शियस लेयर से वो कॉन्शियस लेयर में आने की जब कोशिश करती है, वो तो ड्रीम के रूप में हम उसको रात में देख सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने साथ ही साथ में क्या बात की थी, 3 एस्पेक्ट्स की बात की थी, ईद ईगो और सुपर ईगो की। ईद का मतलब होता है जो अपना ही अच्छा देखता है कि मुझे प्लेजर मिलना चाहिए, मैं खुश हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, किसी का अच्छा हो बुरा हो मुझे उससे कुछ भी नहीं लेना है। यानी कि कोई भी मॉरल वैल्यू नहीं मानता है, ये बस एक तरह का सेल्फिश है, ये खुद के बारे में सोचता है, ठीक है। अपनी सेटिस्फैक्शंस को, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए यहाँ पर चीज़ों को करता है। ईगो क्या होता है, ईगो हमारा बेस्ड होता है रियलिटी के बेसिस पर, कि क्या रियलिटीज़ है, ठीक है, कि जो रियलिटीज़ है वो कैसी है, उस टाइम पे हमें किस तरह अपने आप को कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें क्या आ जाती है, हमारी ईगो के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट वन इज द सुपर ईगो। सुपर ईगो किस पे, वैल्यू एंड प्रिंसिपल। इसके लिए क्या है, एथिक्स जो है इसके, वो उसी को ही मानेगा कि ये मेरे एथिक्स है, ये मेरे जो वैल्यूज़ है, यही मेरे लिए क्या है, सर्वोपरि है, इससे परे मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो इस तरह की जितनी भी एस्पेक्ट्स आते हैं वो सुपर ईगो के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम ईद की बात करें तो ईद के देखो, आई डिमांड, आई डिज़ायर्ड, आई डिस्ट्रॉयड, ये क्या करना चाहता है कि मुझे चाहिए, है ना, मेरी डिज़ायर है, मैं उसके लिए किसी को भी हार्म कर सकता हूँ, कुछ भी चीज़ों को तोड़ फोड़ कर सकता हूँ, है ना, मुझे प्लेजर मिलना चाहिए, ठीक है, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी नीड्स के लिए ये काम करता है। बट ईगो किसके लिए करता है, रियलिटी को देखकर काम करता है। और सुपर ईगो किसके लिए काम करता है, ये अपनी वैल्यू और अपने प्रिंसिपल को देखते ही काम करता है कि मेरे क्या वैल्यूज़ है, क्या प्रिंसिपल है, मुझे कैसे काम करना है, ठीक है। चलिए फिर डिटेल में इसकी बात करते हैं। अगर हम ईद की बात करें, ईद इज़ द रॉ एंड इमोरल बेसिक स्टफ ऑफ मीन्स पर्सनैलिटी दैट ऑफ हिडन इन द डीप लेयर ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। तो ये क्या है, ये एक तरह की इमोरल बेसिक चीज़ें हैं हमारी पर्सनैलिटी के अंदर, जो हमेशा दबी रहती है अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, ठीक है। क्या हो सकता है, हमारी कुछ एक नीड्स हो सकती है, सेक्सुअल डिज़ायर्स हो सकते हैं, इसके साथ साथ हमारे शेमफुल जो कुछ हमारी कई बार एक्टिविटीज़ हो जाती है वो हो सकती है, या कई बार हम कहीं पर किसी ने हमारी इंसल्ट कर दी हो, तो इस तरह की चीज़ें क्या हो जाती है, वो हमारे डीप जो हमारी अनकॉन्शियस माइंड है वहाँ पर रह जाती है। इट कंसिस्ट सच एम्बिशन, डिज़ायर्स एंड एप्टीट्यूड एज आर गाइडेड बाय द प्लेजर सीकिंग प्रिंसिपल। ये क्या करता है कि ये जो भी करेगा, ये हमारी एम्बिशंस हो सकती है, इच्छाएं हो सकती है, डिज़ायर्स हो सकते हैं, कुछ एप्टीट्यूड्स हो सकती है,
जो कि हमेशा क्या करेंगे, हमें खुशी मिलनी चाहिए। प्लेजर सीकिंग है मतलब एक तरह का प्रिंसिपल इसका, ठीक है। इट हैज़ नो वैल्यू, इसकी कोई वैल्यूज़ नहीं है, कोई लॉ नहीं मानता है ये, कोई रूल्स इसके लिए लागू नहीं होते हैं, ठीक है। और इसको कुछ भी पता नहीं चलता है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। इसको बस सेटिस्फेक्शन से मतलब है कि मेरी क्या सेटिस्फेक्शन है, क्या नीड्स है, जो मेरी नीड्स है वो सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट है ईगो। ईगो क्या होता है? ईगो फंक्शंस एज अ पुलिसमैन टू चेक द अनलॉफुल एक्टिविटी ऑफ ईद। ईगो क्या है? जो ईद के अंदर जितनी भी हमारी अजीब अजीब चीज़ें हैं ना, इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ईगो करता है। ये एक तरह के पुलिसमैन की तरह काम करता है। ये चेक करता है कि ये ईगो है तो इसके अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ये कर सकता है। कई बार क्या हो जाता है, जैसे हम, अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, तो अगर एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल ले तो क्या है, उसके अंदर क्या है, वो सेल्फ सेंटर्ड होता है। उसे बस मेरे मम्मी है, मेरे पापा है, ठीक है, मेरे टॉयज है, इस तरह की वो बातें करता है। वो क्या है, वो एक तरह की इद है, ठीक है। तो ईगो क्या करेगा, उसको शेयर करना सिखाएगा, ठीक है। वहां पर दिखाएगा कि किसी को भी हार्म करके हम खिलौना नहीं छीन सकते। तो वो क्या, एक तरह का चेक, जो पुलिसमैन है या एक तरह का चेकिंग का काम वहां पर कर रहा है कि ईद जो है वो अपना काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको कैसे रोकना है, ईद के अंदर जितने भी हमारी चीज़ें हैं उसको कैसे हमने चेक करना है या किस तरह से रोकना है। इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी एंड एक्ट विद इंटेलिजेंस। तो ये क्या करता है, एक तरह के ये प्रिंसिपल की जो देख, प्रिंसिपल और रियलिटीज़ को देखकर ही काम करेगा। और ये एकदम इंटेलिजेंट इंसान की तरह यहाँ पर काम करता है कि अपने जो बुद्धिमत्ता है उसके साथ ही ये क्या करेगा, डिसीजन लेगा। टू कंट्रोल सिलेक्ट्स द डिसाइड वट एपिट्स टू बी सेटिस्फाइड एज इन विच वे, कि हमें हमें किस तरह से ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, सिलेक्ट करेगा, डिसाइड करेगा कि कैसे हमें किसी चीज़ को कंट्रोल करना है ना, कैसे अपनी जो हमारी नीड्स है उसको सेटिस्फाई करना है और किस वे में उसको सेटिस्फाई करना है, ये हर चीज़ को देखता है। नेक्स्ट इन द सुपर ईगो। थर्ड सिस्टम ऑफ पर्सनैलिटी इज सुपर ईगो। इट इज़ अ एथिकल एंड मॉरल आर्म ऑफ पर्सनैलिटी। ये क्या है, एक तरह की जो एथिक्स और मॉरल से रिलेटेड जितनी भी हमारी आर्म्स है उससे रिलेट करता है हमारी पर्सनैलिटी के अंदर। इट इज़ अ आइडियलिस्टिक एंड डज नॉट केयर फॉर रियलिटी। इट डिसाइड वट इज़ गुड। ये क्या करेगा, देखो इसने क्या कहा है यहाँ पर कि क्या करेगा, इट इज़ अ आइडियलिस्टिक एंड डज नॉट केयर फॉर रियलिटी। ये क्या है, ये आदर्श को मानेगा कि क्या आदर्श है, ठीक है, क्या सही है, क्या, ये रियलिटी नहीं देखेगा कि ये क्यों किया। फॉर एग्जाम्पल किसी ने किसी को मार दिया, वो उसको हार्म कर रहा था, तो वो ये नहीं देखेगा कि इसने इसको हार्म करा और इसलिए इसने इसको मार दिया, या इसने इसलिए इसलिए इसको वापस हार्म कर दिया, ठीक है। तो वो वहाँ पे क्या देखेगा कि मारना क्या है, गलत चीज़ है और इसने ये कर दिया। तो वो मतलब एक तरह की रियलिटी को ना देखते हुए अपने ही जो प्रिंसिपल है उनको फॉलो करेगा। हमेशा ही क्या देखता है, व्हाट इज़ गुड और बैड टू द सोशल नॉर्म। इट वर्क एज अ चीफ जस्टिस। एक तरह का जो चीफ जस्टिस की तरह ये काम करता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें कोर्ट्स की, कोर्ट के अंदर क्या होता है, अगर जिसके खिलाफ सबूत है उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है। ना ही उसके पीछे ये पूछेंगे कि क्यों किया, क्या किया, बस उसको क्या है कि ये गलत है तो गलत है, ठीक है। इस तरह की यहाँ पर चीज़ें चलती है। नेक्स्ट इसने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल कुछ एक स्टेजेस दी है, जिसके अंदर इसने ऑरल स्टेज, फैलिक स्टेज, एनल स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड जेनिटल स्टेज की बात की है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट स्टेजेस है। बट जो इनकी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेजेस की, इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था जब इन्होंने इस थ्योरीज को दिखाया था। तो पर हम फिर भी इसको पढ़ लेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। अगर ये एग्जाम में आ जाता है तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। अगर हम बात करें ऑरल स्टेज की, तो ऑरल स्टेज 0 से 2 साल के बच्चों के अंदर आती है। उसके बाद एनल स्टेज आएगी, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, आप इसको करेक्ट कर लेना। फिर ऑरल स्टेज 0 से 2 साल के बच्चों के अंदर आ जाएगी। और इसके अंदर अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करें तो इसमें एक फैलिक स्टेज है। और जो फैलिक स्टेज है वो ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। यहाँ पर इन्होंने दो कॉम्प्लेक्स की बात की, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स एंड एलिट्रा कॉम्प्लेक्स आना था यहाँ पर, ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स यहाँ पर क्या होता है, जो बॉयज़ का अपने मदर के प्रति लव होता है, ठीक है, अफेक्शंस होता है, उसकी बात इन्होंने यहाँ पर की थी। और इलिट्रा जहाँ पर एक गर्ल्स का अपने फादर के प्रति ज़्यादा अटैचमेंट होता है, उसकी इन्होंने बात की थी। बट इन्होंने थोड़ा अपोजिट लेवल पे यहाँ पर बात की थी कि यहाँ पर क्या था कि एक ऑडिपस एक राजकुमार था, उसने अपनी मदर से शादी करने के लिए अपने जो पिता है उसको मार दिया था। और इलिट्रा में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि उसने अपनी मदर को ही मार दिया था अपने पिता के लिए। कुछ इस तरह की एक स्टोरी है इसके पीछे, और जिसके लिए इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है इन टर्म्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओरल स्टेज की, तो द माउथ पर्सन द फर्स्ट सेक्स ऑर्गन फॉर प्रोवाइडिंग प्लेजर टू द चाइल्ड। द बिगिनिंग इज मेड विद प्लेजर, रिसीव निपल्स फ्रॉम मदर एंड देयर आफ्टर
कैंडी, थंब, स्टिक्स एक्सेट्रा। तो इसमें बच्चों के बारे में इसने क्या कहा है कि जो बच्चे या किसी की भी पर्सनैलिटी के बारे में कहा है, तो इन्होंने पहले ईद ईगो सुपर ईगो की बात की थी, जहाँ पर हम सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर क्या बोला कि हम अपने प्लेजर के लिए सबसे पहले हम प्लेजर कैसे रिसीव करते हैं, अपने ऑरल स्टेज में अपने माउथ के थ्रू करते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, अपना प्लेजर गेन करने के लिए जो अपनी मदर्स है उनसे फीड करते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, हमें प्लेजर मिलता है। और धीरे धीरे हम क्या करना शुरू कर देते हैं, अपनी कैंडीज़ को जैसे हम मुंह में लेते हैं तो बार बार उसको चूसने शुरू कर देते हैं, या थम्स हो गए, थम्स को अंगूठे को मुंह में डाल देते हैं, या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या जैसे स्टिक्स वगैरह होगी उनको पकड़ कर क्या करेंगे, मुंह में डालेंगे। तो इससे ही हमें क्या मिल जाता है, एक तरह का प्लेजर मिल जाता है। नेक्स्ट इन्होंने बात की थी एनल स्टेज की। तो चिल्ड्रन डिराइव प्लेजर होल्डिंग बैक और लेट इट गो ऑफ द बॉडीज वेस्ट मटेरियल थ्रू द एनस। तो एनल स्टेज कब कौन सी स्टेज में आती है, 2 से 4 साल के बच्चों के अंदर एनल स्टेज आती है। तो यहाँ पर बच्चे प्लेजर किससे गेन करते हैं, बच्चे क्या करेंगे, जो भी उनका वेस्ट मटेरियल होगा, है ना, अपनी बॉडी से जो भी हम वेस्ट सिक्रीट करते हैं, तो उसके लिए बच्चे क्या करेंगे, होल्ड करेंगे छोड़ेंगे, होल्ड करेंगे छोड़ेंगे, इस तरह की जो एक्टिविटी करते हैं उससे उनको प्लेजर मिलता है। तो इस तरह से भी इन्होंने इसको डिफाइन किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें फैलिक स्टेज की, तो फैलिक स्टेज हमारी आ जाती है 4 से 6 साल के बच्चों के अंदर। इसमें ही ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इल्ट्रा कॉम्प्लेक्स की इन्होंने बात की थी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एट चिल्ड्रन कम्स टू नो बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन द सेक्स एंड ड्राई प्लेजर बाय द प्लेइंग एंड मैनिपुलेट द जेनिटल ऑर्गन। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, फैलिक स्टेज के अंदर जो बच्चे हैं उनको जो है बायोलॉजिकल डिफरेंस पता चल जाता है अपने सेक्स को लेके कि मैं मेल हूँ फीमेल हूँ। ठीक है, और वो प्लेजर कैसे गेन करता है, खेल कर या मैनिपुलेट करके अपने जेनिटल ऑर्गन को। जेनिटल ऑर्गन्स हमारे कौन से ऑर्गन्स हो जाते हैं, हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, जैसे कि वो हमारे क्या हो जाते हैं, टेस्टिस होगी हमारी, इस तरह की जो हमारे ऑर्गन होते हैं उनसे बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें लेटेंसी स्टेज की, तो लेटेंसी स्टेज में क्या आती है, लेटेंसी का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो 6 से 8 साल के बच्चे हैं, तो इसमें बॉयज़ एंड गर्ल प्रेफर टू बी इन द कंपनी ऑफ देयर ओन सेक्स एंड इवन नेग्लेक्ट एंड हेट मैनर, या हेट करते हैं वो दूसरे मेंबर से अपोजिट सेक्स से। इसके अंदर लेटेंसी के अंदर क्या करेंगे, गर्ल्स एंड बॉयज़ जो है अब अपने जो है ग्रुप्स बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, और अलग अलग ग्रुप्स में खेलना शुरू कर देते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज द जेनिटल स्टेज, जो कि 8 से ऊपर के बच्चे हैं। इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स फीलिंग स्ट्रेंज इज फीलिंग सेंसेशंस ऑफ जेनिटल्स एंड अट्रैक्शन टूवर्ड मेंबर ऑफ अपोजिट। यहाँ पर इन्होंने क्या बात की थी कि यहाँ पर जो बॉयज़ एंड गर्ल है वो फील कैसे करेंगे, थोड़ी अलग सी उनके अंदर फीलिंग आएगी, वो क्या करेंगे, अट्रैक्शन उनको होगी अपोजिट जेंडर की तरफ। तो ये एक तरह का एडोलेसेंस फेज भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं, बच्चों के अंदर इस तरह की फीलिंग आना शुरू हो जाती है, ये हार्मोन की वजह से उनके अंदर चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेज की। तो इसमें से मोस्टली ज़्यादा कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट जहाँ तक पूछा जाएगा तो आपसे इसकी एज स्टेजेस के बारे में पूछ सकते हैं, या इनकी जो एज ग्रुप है उसके बारे में पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें पर्सनैलिटी की थ्योरी के बारे में, तो गार्डन एल्पर्ट ट्रेट थ्योरी ये जो है एक, उसके बारे में भी यहाँ पर बात की जाती है। ट्रेट्स का मतलब होता है कि कुछ एक ऐसे आनुवंशिक चीज़ें हैं जो किसी ट्रेट्स का एक सिंपल सा अगर मैं आपको मीनिंग बताऊँ, तो ट्रेट्स का मतलब क्या होता है कि जब किसी इंसान के अंदर कुछ एक हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे ऑनेस्टी एंड इसके साथ साथ इमोशनल, है ना, एंग्री। तो ये सारे जो एक चीज़ें एक साथ 3 चीज़ों को हमने जो यहाँ पर देखा, इन तीनों चीज़ों को ही हम ट्रेड कहेंगे कि वो किस तरह से चीज़ों, कैसा इंसान है या उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, तो उसी को ही हम यहाँ पर ट्रेड्स कहेंगे। ठीक है, तो गार्डन एल्पर्ट्स की थ्योरी कौन सी थी, इसमें इन्होंने क्या कहा, आज हम उसकी बात करेंगे इसके अंदर। तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे ये, और इन्होंने ट्रेड थ्योरी दी है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, हु गिव द ट्रेड थ्योरी। तो गार्डन एल्पर्ट गिव्स द ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, इन द ट्रेड अप्रोच पर्सनैलिटी व्यूज इन वेरियस ट्रेड इन आवर डे टू डे conversations we desired to influence the pupil, and we describe trait our friends and never once by being honest, shy, aggressive, lazy, dull, etc. तो जब हम ट्रेड्स की बात करें या पर्सनैलिटी अप्रोचेस की बात करें, तो हम वेरियस ट्रेड्स को देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे जो लोग हैं उनके अंदर हम किस तरह के ट्रेड्स देखते हैं।
तो वहाँ पर हम उनके अंदर ऑनेस्टी भी देख सकते हैं, उनका शाय नेचर भी देख सकते हैं, एग्रेसिव भी हो सकते हैं, लेजी भी हो सकते हैं और डल भी हो सकते हैं। तो इस तरह के कुछ एक ट्रेट्स इंसान के अंदर पाए जाते हैं जिससे ही हम उसकी पर्सनैलिटी को देख सकते हैं। ठीक है, ट्रेट्स अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आर बेसिक यूनिट ऑफ पर्सनैलिटी। तो इन्होंने क्या कहा है कि ट्रेट क्या है? ट्रेट एक तरह की बेसिक यूनिट है किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी की। ठीक है, यानी कि एक जो हम इकाई की बात करेंगे, बेसिक जो इकाई है वो क्या है पर्सनैलिटी की? वो है ट्रेट। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट अगर हम बात करें 3 टाइप्स ऑफ ट्रेड्स की इन्होंने बात की, तो वो कौन कौन से ट्रेड्स हैं अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज द कार्डिनल ट्रेड, सेकंड इज द सेंट्रल ट्रेड, थर्ड इज द सेकेंडरी ट्रेड्स। तो कार्डिनल ट्रेड्स की अगर हम बात करें, आर द प्राइमरी ट्रेड टू डोमिनेंट इन आवर पर्सनल disposition that they color conduct virtually or once every aspects of one's behavior and attribute. These traits are found in individuals are limit number to just 1 or 2। तो इसमें क्या कहा गया है, इस तरह के ये एक तरह का प्राइमरी ट्रेट्स होता है जो कि डोमिनेंट फेज में रहता है किसी भी इंडिविजुअल्स के अंदर, यानी कि कोई एक ऐसी स्पेसिफिक चीज़ होगी जो उसके हर काम में दिखाई देगी। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो वो हर बात पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस शो करेगा। तो ये क्या है? ये उसका एक क्या है? कार्डिनल ट्रेट है। ठीक है, या उसका एक एट्रीब्यूट्स है जो वो हर जगह पर शो करेगा, और ये बहुत कम मात्रा में होते हैं इंसान के अंदर। ठीक है, एक या दो ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो इसको डिफाइन करते हैं। अगर यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, इफ अ पर्सन हैज़ ह्यूमरस एज अ कार्डिनल ट्रेट, he will bring a sense of humor in the almost or situation respective of its actual demand। तो ये अगर कोई इंसान एक तरह का अगर हम बोले गुड सेंस ऑफ ह्यूमर है किसी इंसान के पास और वो उसका कार्डिनल ट्रेट है, तो वो क्या करेगा? वो हर जगह पर उसी ही जो ट्रेट्स है उसको शो करेगा, चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना हो उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंट्रल ट्रेट। सेंट्रल ट्रेट क्या होता है? रिप्रेजेंट दोज फ्यू करेक्टर विच कैन बी ऑर्डिनरी यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सन। जैसे कि बहुत सारे ट्रेड्स हो गए, ऑनेस्टी, काइंडनेस, सबमिसिवनेस, डियरिंग बिहेवियर, ये सारे जो एक साथ बहुत सारे करेक्टर्स किसी इंसान के अंदर आ सकते हैं, ट्रेड्स आ सकते हैं, तो उसको ही इसने सेंट्रल ट्रेट कहा है। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट, फॉर नोइंग एंड इंडिविजुअल पर्सन वी नीड टू नो ओनली 5 to 10 सेंट्रल ट्रेट। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि 5 से 10 ही ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल के अंदर हो सकते हैं। देखो, कोई इंसान ऑनेस्ट भी हो सकता है, काइंड भी हो सकता है ना, डियरिंग नेचर भी हो सकता है उसका, है ना, इसके साथ साथ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर भी हो सकता है। तो इस तरह की जो ट्रेड्स है एक साथ एक इंसान के अंदर, वो हमारे हो जाते हैं सेंट्रल ट्रेड्स। ठीक है, सेकेंडरी ट्रेड्स। अब सेकेंडरी ट्रेड्स के बारे में इन्होंने क्या कहा है? आर नॉट सो डोमिनेंट एज कार्डिनल एंड अ सेंट्रल ट्रेड, दे अपीयर इन ओनली अ रिलेटिवली स्मॉल रेंजेस ऑफ सिचुएशन एंड आर नॉट कंसिडर स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी रिगार्डिंग इन टेक अ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो सेकेंडरी ट्रेड को इसने नाम मात्र के बराबर कहा है कि जो ये है उसका ज़्यादा कोई रोल नहीं है, ये कभी कभी शो हो सकती है किसी इंसान के अंदर। जैसे बहादुरी कई बार थोड़ी बहुत आ सकती है, किसी सिचुएशन में कोई फंस गया है तो उसको बचाने के लिए कई बार हम ऐसे कुछ काम कर देते हैं, तो वो हमारी पर्सनैलिटी का तो एक पार्ट नहीं है, पर हम कई सिचुएशन में कई चीज़ें कर देते हैं। ठीक है, तो वो हो जाती है हमारी सेकेंडरी ट्रेड्स। तो इनके अकॉर्डिंग क्या थी, इन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी थी? कार्डिनल ट्रेट और सेंट्रल ट्रेट को। कार्डिनल ट्रेट क्या हो गया? एक ही जो ट्रेड्स है किसी अंदर के अंदर, ये एक या दो होंगे जिसमें कि इंसान हर सिचुएशन में वैसा ही बिहेव करेगा, चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना हो। सेंट्रल ट्रेड्स में क्या आ जाते हैं? हमारे 5 से 10 ट्रेट आ जाएंगे जिसके बेसिस पर हम ह्यूमन की पर्सनैलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था आपका कुछ एक टॉपिक पर्सनैलिटी से रिलेटेड, और पर्सनैलिटी के जितना भी आपका मैक्सिमम टॉपिक थे वो सारे कवर हो गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटेलिजेंस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितने भी हमारे टेस्ट है, थ्योरीज है, थी उसकी बात हम करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगी उसमें हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसके भी मैं नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपके लिए ये वीडियो अगर यूज़फुल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।